बुक देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 10 ईयर आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। 2019 में पहला क्वेश्चन देखिए पहले कि हाउ इज ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। जरूरत से ज्यादा सिंचाई के द्वारा पंजाब में किस तरह से जो भूमि का है निम्नीकरण हो गया। तो देखिए, एल्कैलिनिटी मतलब और सैलिनिटी मतलब कि लवणता और क्षारता, ये दोनों की दोनों मिट्टी में ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे देखो कैसे, अगर आप जमीन से ज्यादा पानी को बाहर निकालोगे बोरिंग के थ्रू, तो नीचे का जो पानी का जो नमक होता है ना, वो भी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी पे आ जाएगा, जिससे कि वो जो लैंड है क्या कहते हैं, बंजर हो जाएगी, सेलाइन हो जाएगी। मतलब लवणीय मिट्टी में कभी खेती नहीं हो सकती ना, नमकीन पानी वाली मिट्टी में कैसे होगी। ये पंजाब में प्रॉब्लम है। हाउ इज सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सीमेंट इंडस्ट्री किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से वो क्या ऐसा करती है। तो द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक grinding of limestone for cement industry generate huge quantity of dust that settle down on the land and retard the process of infiltration of water into the soil। देखिए होता क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर जो होता है, उसकी पिसाई की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, जिससे कि वो जो डस्ट होता है एयर में इधर उधर सस्पेंड रहता है, फैला रहता है, और वो जो मिट्टी के साथ जाकर के बैठता है, और जब बारिश होती है तो वो मिट्टी के साथ घुल मिल जाता है, जिससे कि उस सॉइल में वो बंजर कर देता है, अनफर्टाइल कर देता है। ठीक है। हाउ आर माइनिंग एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड। खनन का जो काम है या माइनिंग का काम, वो किस तरह से झारखंड में लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से। देखिए, माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीटेड, leaving deep scares and traces of offer burning, causing severe land degradation। देखिए होता क्या है, जैसे ही कोयले की खुदाई हो या किसी भी चीज की खुदाई होती है, तो एक काम क्या है कि जहां से कोयला या कोई चीज खुदाई करके निकाला गया, वो जमीन इसी तरह उसकी ऊपरी की मिट्टी की लेयर को हटा दिया जाता है। जैसे मान लो कि कहीं खेत है, पता चल गया कि उसके नीचे सोना है, कोयला है, कुछ भी है, तो जब हम खुदाई करके निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर की मिट्टी की लेयर को तो हटा देते हैं और तब गहराई में खुदाई करके निकालते हैं। तो पहली बात की जो ऊपरी जो लेयर होती है सॉइल की, वही फर्टाइल होती है, उसी में खेती होती है, और तो किसी भी चीज में कोई मतलब नहीं है खेती का। तो जिसके कारण वो जो खड्ड बन जाते हैं या बहुत सारी डिचेज बन जाती हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती, और जिससे वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। हाउ इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। डिग्रेडेशन गुजरात, गुजरात में क्या समस्या है। देखिए, झारखंड में माइनिंग के चलते लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। भूमि निम्नीकरण झारखंड में माइनिंग या खनन के द्वारा हो रहा है। पंजाब में ओवर इरिगेशन के द्वारा हो रहा है, जबकि गुजरात में ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, उसके ऊपर जो भी घास पतवार होती है सब जानवर चढ़ जाते हैं, और जिससे क्या होता है, वो लैंड बिल्कुल लूज पड़ जाती है, जिसमें हवा में या एयर में वो सारी चीज, या वाटर के साथ जब भी बारिश का पानी होगा, बाढ़ आएगा, तो सब चीज वो खत्म हो जाती है, कट जाती है, ऊपर की मिट्टी इरोजन हो जाता है। समझ रहे हैं। आगे देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया। भारत में पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टी के 3 मुख्य गुणों को बताइए। एल्यूवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है भाई, जिसको कि नदी ला करके बिछाती है, नदी द्वारा ला करके बिछाई गई मिट्टी से बनता है जो। तो मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास एंड लाइम व्हिच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एक्सेट्रा। एलुवियल सॉइल में पोटास और लाइमस्टोन मतलब कि चूना ज्यादा पाया जाता है, जो कि गेहूं की, चावल और गन्ने की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। सच अ सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ रिवर। और ये जो सॉइल होती है नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से या मलबा के बिछाने से। क्या खेती तो करते ही है ना बेटा, गेहूं की, चावल की, गन्ने की खेती तो करते ही है।
दुनिया में सबसे अधिक फर्टाइल लैंड मानी जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल लिखा ही है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। आगे देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल। अब काली मिट्टी के बारे में 3 गुण बताने हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि द ब्लैक सॉइल, और जो काली मिट्टी होती है, इज मेड ऑफ क्ले मटेरियल एंड इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण करने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, कि अगर आपने एक बार इसमें पानी दे दिया या इरिगेशन कर दिया, सिंचाई कर दी, तो लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर बना रहता है, उसका मॉइस्चर सूखता नहीं। आप अपने गमले के पौधे में या इधर वाली रेतीली मिट्टी में पानी दोगे तो तुरंत मिट्टी का पानी सूख जाता है, ज्यादा दिन तक थोड़ी रहेगा। एक दिन मुश्किल से या 2 दिन तक रहेगा, फिर उसको फिर से पानी देना पड़ेगा। लेकिन उस सॉइल में ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम पानी देना होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं पानी के साथ, और उसको ऐसा फिक्स करके रखते हैं मॉइस्चर को कि अपने अंदर ही कैच करके रखते हैं, जल्दी सूखता नहीं। समझ गए बात को शिवा? अगला देखो पॉइंट, इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सारी चीज पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस इसमें कम पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक सॉइल डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग समर व्हिच हेल्प इन प्रॉपर aeration of the soil. These soil are sticky when wet and difficult to work on unless tilted just after the fresh shower. जब गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो इस मिट्टी में बहुत गहरे दरार पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसके चलते ये सूख जाता है और इतना सख्त हो जाता है कि इसमें खेती करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बारिश की पहली फुहार पड़ती है, फर्स्ट शावर पड़ता है, तो इसमें अच्छी खेती हो जाती है। ब्लैक सॉइल को हम लोग ज्वालामुखी के द्वारा बनाई गई मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी ब्लैक सॉइल होती है, जैसे अगर आप इंडिया में ही ले लो, जो भी पूरा डेक्कन प्लेटो का इलाका है, और जो यहाँ पर सबसे अधिक ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से पाई जाती है। ब्लैक सॉइल सबसे अधिक फेमस है अपने कॉटन की खेती के लिए। दुनिया में कॉटन की खेती सबसे अधिक ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल फेमस ही होता है कॉटन की खेती के लिए, ठीक है। इंडिया में वहीं पर कॉटन की खेती की जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जहां पर सबसे अधिक ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जो तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैंने अपने से ऐड कर दिया, आप याद रखो। रिसोर्स प्लानिंग इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आपको पता है कि संसाधनों का की जो योजना है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। आप कैसे ये कह सकते हो? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कहाँ रिसोर्स है, मतलब मान लो कि कहाँ पे कोयला है, सोना है, या कोई मिनरल है या नहीं है, कितना है, इसका पता लगाना बड़ा जटिल काम है। पहले तो सर्वे करना पड़ेगा, फिर मैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। फिर जो भी रिसोर्स है, इन्वेंटरी रिसोर्स, उस हाई क्वालिटी या क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो पहले तो ये करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, जांच पड़ताल। दूसरा, मैप बनाना पड़ेगा कि पहले है, और उसके बाद कि एग्जैक्ट कहां पर है वो रिसोर्स। तीसरी बात कि आपको ये देखना पड़ेगा उसके बाद उसका सैंपल लेकर के कि इसकी क्वालिटी कैसी है। जो हम रिसोर्स एक्सकवेट करके निकालेंगे, खुदाई करके, उसकी क्वालिटी अच्छी है, बेटर क्वालिटी है, या बैड क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी है। ठीक है, एक ये चैलेंज है। अगर मान लीजिए कि आपको प्लानिंग करनी है, तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। केवल प्लान बनाने से तो होगा नहीं, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या तकनीक चाहिए होगा जिससे कि आप अपनी योजनाओं को कार्यभूत कर सके या कार्यान्वित कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। स्किल होनी चाहिए। जैसे मान लो बेटा कि अगर अब हमको कोई कहेगा कि यहाँ पर सोना खोद करके निकालना है, अब मुझे थोड़ी पता है कि सोना को कैसे खोद के निकालते हैं। जो लोग उसमें स्किल्ड है वही कर सकते हैं। अब जो सोना खोद के निकालते हैं, मैं उनको कहूं कि मैथ का बनाओ, उनको मान लो कि वो पता नहीं, मेरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो नहीं कर सकते। जो स्किल्ड होंगे वही होंगे ना, जो उसमें पारंगत होते हैं, कौशल होते हैं, कुशल होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर सोना या लोहा मिल गया तो वहां तक सड़क भी जानी चाहिए, या वहां पर कोई नहर होनी चाहिए जिससे कि बोट से पहुंचा जा सके, उसको निकाल के लाया जा सके, सारी चीज होनी चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर को आधार संरचना कहते हैं, याद रखिएगा। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। एक बार उसको लिंक में भेज दूं क्या? नहीं तो फिर कहेगा कि सर ने लिंक नहीं भेजा। एक सेकंड, एक मिनट, आगे देखिए। अब हम जो भी रिसोर्स का प्लान बनाए वो ऐसा प्लान होना चाहिए कि पूरे देश का विकास या कंट्री का डेवलपमेंट भी इससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना प्लान होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट भी उससे जुड़ा होना चाहिए। दिस इन्वॉल्व सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा कि जो भी रिसोर्स होगी उसका जो एक्सप्लोरेशन करना है या बाहर खोद के निकालना है। टाइम अभी 38 हो रहा है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्या तेरा? साइंस के नोट्स पढ़ लेना थोड़े। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं कराया ना मैंने, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के नोट्स इसमें से पढ़ना। आगे देखिए, 2018 में क्वेश्चन एक ही आया था इस कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन के आधार पे आपको रिसोर्सेज को बांटना है कि कौन से रिसोर्स किस टाइप के हैं, तो क्या करेंगे? तो हम बायोटिक और अबायोटिक मान सकते हैं। बायोटिक मतलब कि जिसमें जीवों के अवशेष होते हैं, और अबायोटिक मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाँ जी, जैव और अजैव। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन था 2016 में, कंपार्टमेंट को छोड़िए फालतू में, सीबीएसई करेगा कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे आप रिसोर्सेज को किस तरह से बांट सकते हैं? तो जैसे कि पहला है रिन्यूएबल, नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय। तो रिन्यूएबल वो होते हैं जो बार बार पूरे हो सकते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होंगे जो एक बार आपने यूज कर लिया उनको, तो उनकी एक लिमिट है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे। अब वाटर कभी खत्म नहीं हो सकता, वाटर साइकिल हमेशा जब तक धरती तब तक चलता है। एग्जामिन the three major problem created as a result of indiscriminate utilization of natural resources। आपको ये वो तीन तरह की समस्याएं बतानी है जो हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कि बिना सोचे समझे संसाधनों का जो बेतरतीब यूज कर रहे हैं, उससे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन तीन तरह की प्रॉब्लम्स को आपको बताना है। हाँ क्या? ये सारे पेड़ कैसे खत्म हो जाएंगे? अच्छा, पेड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा? पेड़ खत्म हो जाएगा तो धरती पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम लोग खाएंगे क्या? खुद सोचिए ना, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? पेड़, आपको एक बात आप लोग को पता ही नहीं होगा, ये जो धरती के ऊपर जो प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये कुछ ऑक्सीजन ज्यादा क्रिएट नहीं करते। ओशियन 71% जो ओशियन है ना, उसके अंदर जो एल्गीज होती है सागर के अंदर, वो ऑक्सीजन जनरेट करती है ज्यादा, उससे ये बैलेंस इतना बड़ा पृथ्वी चल रहा है। ये कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन इनका नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन जो होता है ओशियन के जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एल्गीज होती है, वो करती है। समझ रहे बात को आप? चलिए, तो पहला क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ फास्टर रेट। अगर जरूरत से ज्यादा आप रिसोर्स को यूज करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत तेजी से खत्म होने लगेंगे, उनमें कमी आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद accumulation of resources in the hand of few creating a wide gap between the haves, rich and haves, rich and poor। अगर कुछ लोगों के हाथों में ही रिसोर्सेस अगर जमा होने लगे, जिनके पास, समझ रहे हैं ना, कि कुछ रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, मतलब सब लोगों में बराबर बराबर बंटवारा नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि इंडिया में कुछ स्टेट है जहां कोयला और लोहा ज्यादा पाया जाता है। अब वहां से कोयला लोहा पूरे देश में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए रहे और सरकार इस चीज को कंट्रोल में नहीं ले, तो केवल कोयला लोहा कहे कि हम किसी दूसरे देश को देंगे ही नहीं, तो दूसरे राज्य को मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अगर कहा जाए कि गोल्ड होता है
केवल कर्नाटका में बहुत कम। तो हम लोग की डिमांड तो मोस्टली फॉरेन कंट्री से ही पूरी होती है। पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया कर दे भाई, हम तो ना देते, किसी को हम देंगे ही नहीं, जो होगा हमारे पास ही रहेगा। तो हम लोग को पेट्रोलियम मिल ही नहीं सकता, और उन लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर हम अपने देश की बात करें और रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में ही रहे तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जरूरत से ज्यादा अमीर हो जाएंगे और उन्हीं के पास सब कुछ पावर आ जाएगी, लेकिन दूसरे ज्यादा गरीब हो जाएंगे और उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अमीर गरीब के बीच की जो खाई है वो भी बढ़ती जाएगी। इंक्रीज इन ग्लोबल क्राइसिस लाइक ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जरूरत से ज्यादा अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो उसमें पेड़ पौधे भी हैं, हमारा पर्यावरण भी है, उसको नुकसान होगा, और इससे ओजोन लेयर के समाप्ति का डर हो जाएगा। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन, इसका खतरा हो जाएगा। और पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। देखिए उसके बाद है मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ एरिड सॉइल। जो रेतीली मिट्टी होती है या रेगिस्तानी मिट्टी, शुष्क मृदा या मिट्टी, उसका 3 तरह का आपको फीचर बताना। तो देखिए पहली बात कि द कलर ऑफ एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन। एरिड सॉइल जो रेतीली मिट्टी होती है उसका कलर लाल से भूरे कलर के बीच में होता है, ठीक है। एरिड सॉइल आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। उनका जो टेक्सचर या बनावट जो होती है ना, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रेतीली होती है, सैंडी, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो नेचर होता है सेलाइन होता है, मतलब लवणीय, नमकीन, इसमें क्या कहते हैं, सैलिनिटी होती है, मतलब लवणता ज्यादा होती है। The soil lack humus and moisture because of dry climate, high temperature and fast evaporation. यहाँ पे आपको पता है कि जो भी सैंडी सॉइल पाई जाएगी, एरिड सॉइल पाई जाएगी, वो रेगिस्तानों में मिलेगी। बारिश कम होगी, तापमान ज्यादा होगा, पानी बिल्कुल नहीं होगा, और पानी पड़ते ही ऑपरेट हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि वहां ह्यूमस नहीं मिलेगा। ह्यूमस मतलब कहाँ होता है, मिट्टी में जब कोई पेड़ पौधे जीव जंतु मर के गिर जाते हैं, सड़ने के चलते जो बनता है उनको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस इंग्लिश हिंदी में दोनों में उसका नाम ह्यूमस ही है, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। The lower part of the soil are occupied by concord because of high calcium content. It restricts the infiltration of water in lower layers. इसके नीचे जो सॉइल होता है वो कंकड़ का होता है, जिससे कि क्या होता है, पानी रिस करके बिल्कुल नीचे चली जाती है। पढ़ने की कोई सीमा है बेटे? बुक हाँ कर लो बेटा, आगे भी कर सकते हो क्या, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ आगे देखिए मैं जहां तक डिस्कस करूंगा टेस्ट उसी तक कर लूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग मनाइए कि मैं कम से कम क्वेश्चन करूंगा। अगला है कि व्हाट इज रेगुर सॉइल। रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? राइट इट्स 2 फीचर्स, मेंशन 2 रीजन्स वेयर दे आर फाउंड। रेगुर सॉइल मतलब कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही बेटा रेगुर सॉइल कहते हैं। मैंने आपको सारा इसका खासियत बता ही दिया था कि जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें सबसे अधिक होती है। इस पे कॉटन की खेती सबसे अच्छी की जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बहुत सारे स्टेट के नेम दिए हुए हैं, लेकिन इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे मेन है। आगे देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम। जैसे देखो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कि क्या होता है, भेदभावपूर्ण या मैंने बिना सोचा समझा, ठीक है, अनवाइजेबल। बिना सोचे समझे अगर आप रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे पहला ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग एंड फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड लूपिंग ऑफ ट्रीज have led to destruction of forests. Such laws have increasingly marginalized and improvised many communities who depend upon forest and food for food and medicine. अगर आप जंगल को काटते जाएं, वहां से पेड़ पौधे हटाते जाएं, अपने यूज में लाते जाएं, तो उन लोगों का, उन जानवरों का क्या होगा जो उस जंगल पे ही अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है? वो तो खत्म हो जाएंगे ना, पहली बात तो।
some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying, मतलब जानवर चराना, जानवरों को पालना, have contributed to land degradation. अब जैसे मान लो कि जो जंगल काट रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जानवरों को चरा रहे हैं, खनन कर रहे हैं, माइनिंग करके सब चीजों को निकाल रहे हैं, और है ना, इस तरह के काम करने से लैंड डिग्रेडेशन को न्योता दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रही है. तीसरा, वाटर रिसोर्सेज have been polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it unfit for human and as well as animal consumption. हम घरों का जो भी कूड़ा या मलबा होता है, इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उन सबों को क्या करते हैं, सीधे बिना ट्रीट किए हम लोग वाटर बॉडी में फ्यू कर देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, जिससे कि जो जल है या पानी है, जो रिवर्स का जो भी है वाटर बॉडी, वो ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, और वो ना पीने के लायक रह सकती है, ना जानवरों की जीने के लायक हो सकती है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स भी तो होते हैं ना उसमें, वो भी मर जाते हैं. मुझे पता है आप लोग की बोरियत की सीमा नहीं आई, बहुत ज्यादा बोर हो गए आप लोग, लेकिन व्हाट कैन वी डू. अब यहाँ पर नृत्य और संगीत का प्रोग्राम तो नहीं करा सकते, हम तो केवल पढ़ाना ही जानते हैं, वही कर सकते हैं. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन, हम लोग पॉल्यूशन या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं. देखिए, हम लोगों को उसको समझा दे फिर से, इनडिस्क्रिमिनेट यूज तो समझा ही दिया था ना, 13 क्वेश्चन. अच्छा चलो भाई. हाँ, सबसे पहली बात है कि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव क्रियाकलाप जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम लोग अगर जंगलों को काटते जाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे काट दें, तो जंगलों पे निर्भर रहने वाले, पेड़ पौधों पे निर्भर रहने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे. साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ या जंगली जीव जंतु है, उनकी भी समाप्ति का डर. उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जिससे कि भूमि निम्नीकरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. जैसे अगर मान लो जंगलों को ज्यादा काट रहे हो, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हो, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं को चराया जा रहा है, माइनिंग किया जा रहा है, क्वेरिंग मतलब भी वही होता है, ठीक है. तो इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जमीन या भूमि बर्बाद हो रही है, खेती के लायक नहीं बचेगी, किसी काम के लायक नहीं बचेगी. और जो भी घरेलू या डोमेस्टिक कूड़ा करकट है ना, इंडस्ट्री से जो भी निकलता है कूड़ा या मलबा, और साथ ही साथ जो केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर, सारे के सारे बह करके धुल करके कहाँ जाते हैं, वाटर बॉडी में, जिससे वाटर भी पॉल्यूट हो रही है. और आपको पता है कि एयर, वाटर और लैंड, अगर ये तीन चीज ही धरती से खत्म होगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे. ठीक है. एक मिनट दीजिए जरा. नहीं, डरने की कोई. लैंड इज नेचुरल रिसोर्स of utmost importance, justify the statement with appropriate argument. चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आ रखा है, लेकिन ये बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं. जो लैंड है, जो भूमि है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज है, इंपॉर्टेंस वाला चीज है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है. आप अपने बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. जैसे देखो, हमें पता है कि जो भूमि है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि जो भी पेड़ पौधे, जो प्रकृति में जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु, ह्यूमन लाइफ मतलब कि मानव का जीवन, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे कि खेती बाड़ी, खनन या माइनिंग, ट्रांसपोर्ट मतलब कि परिवहन, और कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब संचार तंत्र, इन सब चीजों को सपोर्ट करती है. तो लैंड तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, लैंड नहीं रहेगी तो चीज होगी क्या, हम लोग हवा में थोड़ी बैठेंगे क्लास लेने के लिए, कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना भाई, जीरो ग्रेविटी में थोड़ी चले जाएंगे. तो 95% of our basic need for food, shelter and clothing are obtained from land.
हमारे फूड का, शेल्टर का, मतलब कि जो रहते हैं जहां हम, ठीक है, और क्लोथिंग का, बहुत सारी चीजों का, बेसिक चीजों का जो हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो सारे की सारी लगभग 95% चीजें तो केवल हमारे लैंड से ही मिलती हैं। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज विथ केयरफुल प्लानिंग, अदरवाइज वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसलिए हमको अपने इस भूमि का, इस लैंड की रक्षा के लिए या उसको बचाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए, और इसको कम से कम नुकसान हो ये सारे काम करने चाहिए, नहीं तो हमको बुरे परिणाम भुगतने पड़े। नेम द सॉइल टाइप विच इज वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, एंड एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ सॉइल टाइप विच मेक इट अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी का कुछ पूछना है? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे होंगे। देखिए, पश्चिमी राजस्थान जो कि बिल्कुल प्योर थार डेजर्ट है, वहां पर कैसी मिट्टी है? तो एरिड सॉइल पाया जाएगा, पता है। और वहां खेती इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है, बारिश कम होती है, और जहां पानी नहीं होगा, इरिगेशन नहीं, वहां पर खेती कैसे होगी? भाई आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 तक करा रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 तक की टेस्ट, ठीक है। चिंता की कोई बात